प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने वाला हूं और विषय जो है वो इतना आवश्यक है कि जिस विषय पर मुझे किसी ने नहीं समझाया कि मैं क्या करूं जिससे मेरा हस्तलेख सुधर जाए, परंतु अब मैं जब आपको देखता हूं कि आप में से बहुत से विद्यार्थियों का जो लेख है वो मेरे जैसा है या मेरे से भी बेकार है, तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं आज कुछ बारीकियां जो है आपको बताना चाहता हूं जिनके द्वारा आप अपना जो हस्तलेख है वो सुधार पाएँ। क्योंकि हस्तलेख यदि आपका अच्छा है तो मैंने मार्किंग करते समय, पेपर चेक करते समय, कॉपी चेक करते समय अक्सर देखा है कि बहुत सी गलतियां होने के बावजूद भी वो गलतियां अनदेखी हो जाती हैं। उन गलतियों की तरफ जो है हम ध्यान नहीं देते हैं और उसको मार्क्स मिल जाते हैं। परंतु यदि आपका हस्तलेख अच्छा नहीं है तो एक एक गलती जो है वो भाग भाग करके हमारे सामने आती है, तो आपको दोहरा दंड जो है वो सहना पड़ता है। एक तो आपका हस्तलेख अच्छा नहीं है और दूसरा जो है वो आपकी बनावट और आपकी वर्तनी और सारी गलतियां जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि वेल ड्रेस्ड वेल एड्रेस्ड, मतलब हमारी ड्रेसिंग अच्छी है तो हमारे लिए सामने से संबोधन भी अच्छा आता है। हमारी राइटिंग अच्छी है, हमारा हस्तलेख अच्छा है तो सामने वाला जब बंदा मार्किंग करता है तो वो भी हमें अच्छे अंक दे करके जो है सम्मानित करता है। तो हम आज बात करते हैं कि हस्तलेख जो है वो कैसे सुधारें। मैंने देखिए, घायल की गत घायल जाने। अब मेरा हस्तलेख अच्छा नहीं है तो मुझे जो है शायद ज़्यादा अच्छा लगता है इस विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि जो मैंने आज तक इसमें बारीकियां देखी हैं कि हिंदी का जो हस्तलेख है हम कैसे सुधारें, उसमें 5 से 10 बातें ऐसी हैं जिन पर हम यदि ध्यानपूर्वक गौर करेंगे तो डेफिनेटली हम अपना हस्तलेख सुधार पाएंगे। सबसे पहली बात है हमारी बनावट। वर्णों की जो बनावट है वो सही होनी अति अनिवार्य है। विशेष रूप से हमारा ट, अब ट जो है इसकी सही वर्तनी ये है, सही जो बनावट है वो ये है। और हम क्या कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, यानी कि जो इसकी अल्प पाई है इस अल्प पाई को हम खा जाते हैं। हमने इस पाई को नहीं खाना है, उल्टा जो है हमने इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि ये अल्प पाई ज़रूर इसकी जो ये गर्दन है इस गर्दन का प्रयोग करें। यदि ये गर्दन हमने काट दी तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से गर्दन किसी की छोटी हो तो वो व्यक्ति सुंदर नहीं लगता, उसी प्रकार से यदि हम इनकी गर्दन काट देते हैं तो ये भी सुंदर नहीं लगेंगे। इसके साथ ही इसका भाई है ठ, ड, इसके बाद ढ, और सबसे ज़रूरी जो है वो है आपका है। अब ह जो है, ह की भी हम गर्दन काट देते हैं और ह की गर्दन काटने के कारण ह भी आपको मैं देखता हूँ अक्सर 90% कॉपीज में ऐसे लिखा मिलता है, ऐसे मिलता है, या ऐसे तो बहुत कम मिलता है, बल्कि ऐसे ही मिलता है, ऐसे कर देते हैं। तो ये तरीका ही जो है आपकी राइटिंग को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इनकी बनावट सुधारें। इनके साथ ही जो एक अल्पपाई वाला और वर्ण है, एक और व्यंजन है, वो है द की भी ये छोटी गर्दन आप याद रखें, इस अल्पपाई को याद रखें। यदि ये सही है तो फिर आपका जो हस्तलेख है वो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जब आप लिखते हैं तो लिखते समय मैंने अक्सर देखा है कि आपका जो एंगल है वो एंगल 90 होने की बजाय या तो आप 70 पे लिखना शुरू कर देते हैं या आप 120 पे चले जाते हैं। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि जब आप लिखते हैं तो आपका जो एंगल है वो ठीक 90 का हो, यानी कि 90 का जो एंगल है, यानी कि सीधे आपने लिखना है। आपने उसको इधर या इधर नहीं लेटाना, उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सीधे रखना है।
इस बात पर गौर करें। इसके साथ ही जो एक और बारीकी है वो भी आप याद रखें कि जब हम लिखते हैं तो लिखते समय विशेष आपने गौर करनी है कि लिखते समय वर्ण से वर्ण की जो दूरी है, एक वर्ण दूसरा वर्ण, वर्ण से वर्ण की जो दूरी है वो कितनी हो, ये एक पेंच रहता है। ये मैं मनोज लिख रहा हूँ, तो इस मनोज में क्या दिखा कि वर्ण ये म और म के बाद न लिखा, ये न और न के बाद ज लिखा। इनके बीच में एक जो हमारी खड़ी पाई है वो सुगमता पूर्वक आ जाए, वो अच्छे से बीच में फंस जाए। यानी कि मैं लिखता हूँ राम, तो ये मैंने राम लिखा, यहाँ जो है एक पाई हमारी अच्छे तरीके से आ जाए। और इसके साथ ही जो है याद रखें कि ये ना हो कि मैं राम लिखूं और मैं राम ऐसे लिख दूं, या मैं रोहित लिखूं और मैं रोहित जो है ऐसे फंसा के लिख दूं, बिल्कुल उसका सत्यानाश कर दूं। न तो हमने इसको बहुत दूर करना है और न ही इसको बहुत ज़्यादा करीब करना है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये ज़्यादा स्पेस हो गया बीच में। तो स्पेस कितना वर्ण से वर्ण, एक खड़ी पाई, एक खड़ी पाई और यू कैन से एक डंडा जो है वो बीच में आ जाए, तो आपका जो गैप है, जो आपका स्पेस है वो आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सही आ रहा है। अगला जो पेज जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने बात कर ली कि वर्ण से वर्ण की डिस्टेंस क्या हो, वर्ण से वर्ण की दूरी क्या हो। अगली जो बात आती है वो आती है कि शब्द से शब्द की दूरी का नियम क्या है फिर। क्योंकि अक्सर देखोगे कि बच्चों को हम सुलेख देते हैं, आपको सुलेख देते हैं, तो सुलेख में क्या करते हैं कि भाई चलो सुलेख दिया है तो हम जो है दूर दूर लिख देते हैं। अरे भाई दूर दूर क्यों लिखते हो, नियम के साथ चलो ना। यदि आप नियम के साथ चलोगे तो आपकी राइटिंग डेफिनेटली अच्छी बनेगी। यानी कि यदि आपने ये लिखा राम, इसके बाद लिखना है मेरा, तो ये मैंने लिखा मेरा, तो राम और मेरा और इसके साथ में लिख देता हूं भाई। ये भी देखिए, मैं आपको उस टाइम जो वर्णों की बनावट बता रहा था, तो इन दो स्वरों को अभी इसमें आप जोड़ लें। यहाँ भी आप गड़बड़ी करते हैं, इनकी भी गर्दन काट देते हैं। राम मेरा भाई और है, ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य में क्या देख रहे हो आप कि ये स्पेस वर्ण से वर्ण सही है, यानी कि यहाँ हमारी खड़ी पाई आ जानी चाहिए बीच में। इसके बाद जो ये शब्द है राम और मेरा, इनके बीच में जो स्पेस है वो इतना हो कि इसके बीच में कोई भी एक वर्ण आ जाए। मान लिया मुझे इसके बीच में क लिखना है तो मैं इसके बीच में एक वर्ण लिख सकूं, ये हमने ध्यान देना है। और इसके साथ ही मेरा के बाद जो अगला शब्द है वो है भाई। तो मेरा और भाई के बीच में फिर से कितना स्पेस चाहिए, इतना स्पेस कि एक वर्ण जो है वो बीच में आकर के सेट हो जाए। मान लिया अ लिखना है तो ए आ गया, ठीक है। ऐसे ही भाई और भाई के बाद है तो है और भाई दोनों के बीच में भी इतना स्पेस आ जाए कि कोई भी एक वर्ण आकर के बीच में वो सेट हो जाए। ये दोनों का जो मैं कह सकता हूँ स्पेस है, बीच में जो अंतराल है, बीच में जो गैप है, बीच में जो दूरी है, बीच में जो डिस्टेंस है, वो ध्यान देने की है। तो वर्ण से वर्ण की दूरी, एक वर्ण से दूसरा जो वर्ण है उनकी दूरी कितनी है, एक बीच में खड़ी पाई आ जाए। और एक जो शब्द है से दूसरा जो शब्द है इसकी जो दूरी है कोई भी एक वर्ण जो है वो बीच में आकर के सेट हो जाए, तो आपका हस्तलेख जो है वो डेफिनेटली सुधरना शुरू हो जाएगा यदि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसके साथ ही जो एक और बात आती है ध्यान देने की, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। और वो बात क्या है, उसमें भी आप बहुत सी गलतियाँ करते हैं। वो क्या है, देखिए ये जो एक लाइन लगी हुई है कॉपी में, आपको पता है कि इस प्रकार से लाइन लगी मिलती हैं, ये लाइन लगी मिलती है जिसको लाइनदार आप कॉपी कहते हैं।
ये लाइनदार कॉपी है। तो इस लाइनदार कॉपी में होता क्या है कि जब आप लिखते हैं, तो मैंने कल भी मेरे पास एक विद्यार्थी आया कॉपी चेक कराने, और वो अच्छा विद्यार्थी, परंतु शायद किसी ने नहीं बताया उसे, इस कारण से हो सकता है कि उसने मिस्टेक की हो, गलती की हो, और उसका जो स्पेस था ना वो ठीक था और ना ही उसकी वर्णों की हाइट ठीक थी। तो अब क्या ध्यान देने की बात है वो ये कि यदि इसमें कोई 10 पॉइंट्स हैं, मान लिए इनके बीच में 10 सेंटीमीटर कह लो या 10 पॉइंट की डिस्टेंस कह लो, इसके और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इनके सब में मान लिए समानांतर हैं, एक समानांतर वाली है, एक समान डिस्टेंस वाली है। तो यहाँ क्या हो, यहाँ आप 50% से थोड़ा ज़्यादा, 50% से थोड़ा ज़्यादा यदि आप लेकर के चलेंगे, तो फिर आपको पता है कि हिंदी भाषा में जो विशेष बात है वो ये है कि कभी हमें ऊपर मात्रा लगानी पड़ती है, यानी कि यहाँ मात्रा लगानी पड़ती है, और कभी हमें नीचे मात्रा लगानी पड़ती है। तो यदि हम ये स्पेस नहीं छोड़ेंगे, वांछित ये स्पेस नहीं छोड़ेंगे, तो फिर कभी ये मात्रा फंस जाएगी और कभी ये मात्रा फंस जाएगी, और ऊपर और नीचे वाली जो लाइन है, जो पंक्तियां हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं टकरा जाएंगी, वो कहीं ना कहीं आपस में टच हो जाएंगी। इसलिए हमें ध्यान इस बात पर देना है कि लिखते समय जो आधे से ज़्यादा, आपको पता है कि हिंदी जो है वो लटक के चलती है, इंग्लिश लाइन के ऊपर बैठ के चलती है। इंग्लिश भी कभी नीचे निकल आती है, कभी ऊपर ज़्यादा रह जाती है, और कभी केवल ऊपर रह जाती है। हिंदी भी ऐसा ही कर रही है। बस फ़र्क इतना है कि हिंदी जो है, इंग्लिश यदि हम यहाँ लिखेंगे तो हिंदी हम यहाँ लिखेंगे, यही फ़र्क है। यही कह रहा हूँ कि ये बैठ के चलती है ऊपर और ये लटक के चलती है। तो करना क्या है कि लगभग जो है हमने 60% जो एरिया है वो हमने इसका कवर कर लेना है। क्यों? क्योंकि यदि मैंने इसके नीचे मात्रा लगानी पड़ गई, तो मात्रा यदि मैं मान लिया ऐसे लिख देता हूँ और मुझे नीचे मात्रा लगानी है, तो मात्रा कहाँ लगाऊंगा? मैं लगा भी दूंगा और बाई चांस फिर ये आ गया, तो अब मैं इसकी मात्रा कहाँ लगाऊंगा? ये वो पेंच है जिस कारण से मैं आपको कह रहा हूं कि लगभग न तो बहुत ज़्यादा आप छोटा करें, न तो बहुत ज़्यादा छोटा करें, और न ही ज़्यादा बड़ा करें। ये जो बीच का अंतराल है, आधे से थोड़ा ज़्यादा, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरी है बात। तो ये लगभग मैंने 60% एरिया कवर कर लिया, और अब मैं यदि इसके नीचे बाई चांस मैं दूसरा शब्द लिखता हूँ, तो ये मात्रा मेरी अब ऊपर जाके नहीं टकराएगी, ये मात्रा मेरी ऊपर जाके नहीं टकरानी चाहिए। और हमें इसके साथ साथ नकेल भी कसनी चाहिए अपनी मात्राओं के ऊपर, और खास जो ध्यान रखना चाहिए वो र की पूंछ हम बढ़ा देते हैं, कभी हम से की पूंछ जो है ज़्यादा लंबी कर देते हैं। ये पूंछ भी हमें ज़्यादा लंबी नहीं करनी चाहिए। यदि ये हम लंबी कर देंगे तो फिर डेफिनेटली हमारी राइटिंग जो है फिर वो पूंछों में ही उलझ जाएगी। तो एक ध्यान रखना आपने विशेष, ये 60% एरिया कवर करना है। भले ही नीचे से मात्रा निकले, भले ही ऊपर की मात्रा कोई आए, आपस में ये टकराएंगी नहीं, ये आपस में नहीं टकराएंगी। लिखाई, हस्तलेख आपका बहुत जो है सुधर सकता है, उसमें सुधार आ सकता है। तो हमारी बात हो गई बनावट की। सबसे पहले हमने बनावट की बात की, हमने कोण की बात की, 90 के कोण पे आपने लिखना है। हमने वर्ण से और वर्ण की जो दूरी है उसकी बात की। हमने इसके साथ ही बात की शब्द से और शब्द की जो दूरी है उसकी बात हमने कर ली। इसके साथ ही हमने बात कर ली कि 2 लाइनें हैं, उसमें ऊंचाई कितनी हम लें। तो मुझे लगता है कि यदि हम ये जो 5-7 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, यदि हम इनके ऊपर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली जो है मुझे विश्वास है कि आप अपना हस्तलेख अवश्य सुधार पाएंगे। मैं भी अब कोशिश करने लायक नहीं रहा कि मैं अब कोशिश करूं इस पे, क्योंकि मैं एक पका हुआ घड़ा हो गया हूं। अब मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें अब सुधार करूं, परंतु मेरे विद्यार्थियों के पास अभी बहुत अवसर आने वाले हैं, अभी बहुत मौके आने वाले हैं। अभी आप फिर भी कच्चे घड़े हैं, क्योंकि आप स्कूलिंग कर रहे हैं। अभी
आप स्कूलिंग से ऊपर चले जाओगे तो फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा कि आप अपना हस्तलेख सुधार पाएं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप अभी से, आज से ही प्रयास करें कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों पर आप गौर करें और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना हस्तलेख सुधारने का प्रयास करें। अगली बार मैं फिर कुछ नए हस्तलेख सुधारने से संबंधित नियम और बातें लेकर के आऊँगा और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इन पॉइंट्स पर ध्यान दे करके अपना हस्तलेख सुधारेंगे। थैंक यू।